हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मेरे नए वीडियो के साथ हिंदी व्याख्याता रेणुबाला चौहान। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम विशेषण और उसके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं। मेरा पहला वाक्य है कि जया सुंदर लड़की है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वाक्य है जया सुंदर लड़की है, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? जया और लड़की। अब लड़की की विशेषता क्या बताई जा रही है? सुंदर बताई जा रही है। दूसरा वाक्य है मेरी गाय काली है। इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? गाय। गाय की विशेषता क्या है? कि वो काली है। तीसरा वाक्य है कलम लाल है। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? कलम है। और कलम की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वो लाल है। चौथा मेरा वाक्य है कि बीमार लड़का रो रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो लड़का शब्द है वो संज्ञा है और लड़के की विशेषता क्या है? लड़का क्या है? बीमार है। तो इस तरह से इन चारों वाक्यों में हम विद्यार्थियों देखते हैं कि सुंदर है, काली है, लाल है और बीमार, ये जो चारों शब्द हैं संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो इस तरह से विशेषण की यदि हम परिभाषा बनाना चाहें तो इस तरह से होगा कि संज्ञा और या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग किया है। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है। तो सर्वनाम का भी वही रोल होता है, वही कार्य करता है जो संज्ञा करती है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर काम आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा है। जिस तरह से देखिए, लड़की जो कि संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता सुंदर शब्द बता रहा है, काली है। ठीक है, तो काली संज्ञा शब्द क्या है? गाय की विशेषता बता रहा है। लाल शब्द जो है कलम की विशेषता बता रहा है। और बीमार जो शब्द है वो लड़के की विशेषता बता रहा है। तो ये जो चारों शब्द है सुंदर, काली, लाल और बीमार, जो कि संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि विशेष्य क्या होता है और प्रविशेषण किसे कहते हैं। विशेष्य होता है कि जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे हम कि राम होनहार लड़का है। तो यहाँ पर जो होनहार शब्द है वो क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है। तो राम यहाँ पर क्या हुआ? विशेष्य हो गया। जैसे एक और उदाहरण है कि राधा विदुषी महिला है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि जो विदुषी शब्द है जो कि क्या है? विशेषण है। और किसकी विशेषता बता रहा है? राधा की विशेषता बता रहा है। तो राधा यहाँ पर क्या होगी? विशेष्य होगी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की ही विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। देखिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि श्याम बहुत तेज दौड़ता है। तो इस उदाहरण में आप देखेंगे कि श्याम जो है वो क्या है? संज्ञा है। जो श्याम शब्द संज्ञा है उसकी विशेषता क्या है? तेज दौड़ना। ठीक है, अब ये जो विशेषण शब्द है तेज, उसके आगे भी आप देखिए एक शब्द लगा हुआ है बहुत। जो बहुत शब्द है वो इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर बहुत शब्द जो है वो क्या होगा? प्रविशेषण होगा। दूसरा उदाहरण दिया है मैंने, जैसे कि सैनिक बड़े साहसी होते हैं।
इस उदाहरण में हम देखते हैं कि जो सैनिक है वो क्या है, संज्ञा शब्द है। और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि साहसी होते हैं। साहसी, साहसी क्या है, इनकी विशेषता होती है। तो साहसी शब्द हो गया विशेषण। अब इस साहसी शब्द से भी पहले देखिए बड़े शब्द लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो शब्द है, इस साहसी जो विशेषण शब्द है उसी की विशेषता बता रहे हैं कि सैनिक बड़े साहसी होते हैं। तो इस तरह से इन दोनों उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों शब्द हैं वो विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है गुणवाचक विशेषण, फिर है संख्यावाचक विशेषण, तीसरे नंबर पर है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। चलिए एक एक करके हम इनको लेते हैं और उदाहरण के साथ हम इनकी चर्चा करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने आता है गुणवाचक विशेषण। वैसे तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि विशेषण का जो तात्पर्य होता है वो होता ही गुण है, किसी की विशेषता बताना। किंतु गुणवाचक विशेषण क्या है कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण है, दोष है, रंग है, आकार, अवस्था, स्थिति, उसका स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, वो क्या होता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब जैसे गुणों का बोध करवाते हैं तो गुण कौन कौन से होते हैं कि अच्छा, भला, सुंदर। दोष है तो दोष कौन कौन से हो गए, बुरा, खराब। अब जैसे रंग है तो रंग में क्या होगा, काला, गोरा। काल बोधक के पुराना, नवीन। आकार बोधक जैसे मोटा, छोटा आदि। अब जैसे स्पर्श बोधक है तो स्पर्श से संबंधित जैसे कोमल है या कठोर है। या मान लो दिशा बोधक होता है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। या फिर स्वाद बोधक अपन मान लेते हैं तो खट्टा, मीठा, कसेला, नमकीन। तो इस तरह से ये सभी किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर दो उदाहरण दे रखे हैं कि मुझे लाल लाल टमाटर बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आप देखिए लाल लाल जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहे हैं, टमाटर की। और क्या बता रहे हैं, टमाटर का गुण बता रहे हैं, लाल लाल, ठीक है। रंग बता रहे हैं, गुण भी बता रहे हैं। तो ये लाल लाल जो शब्द है वो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है कि इस चिलचिलाती धूप में घर से निकलना मुश्किल है। तो यहाँ पर आप देखिए जो धूप है उसकी क्या विशेषता बताई जा रही है, चिलचिलाती हुई। क्या गुण बताया जा रहा है उसका, चिलचिलाती हुई। तो यहाँ पर जो ये चिलचिलाती शब्द है ये क्या होगा, गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले भेद की तरफ। अगला भेद है हमारा संख्यावाचक विशेषण, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध करवाते हैं वो क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। संख्या से संबंधित जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे 50 पुस्तकें हैं, 4 दिन, कुछ लोग। अब ये जो संख्यावाचक विशेषण है इसके भी दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। पहले अपन निश्चित संख्यावाचक के बारे में पढ़ते हैं। निश्चित संख्यावाचक जैसे कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है, निश्चित यानी कि जो निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं, यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं कि ये निश्चित है। जैसे कि ये उदाहरण दिया हुआ है कि 5 छात्र कहाँ गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 ये विशेषण शब्द है, ठीक है। 5 क्या होता है, कोई संख्या होती है और इनको अपन गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 गिन सकते हैं। छात्र हैं 1 2 3 4 5, तो ये निश्चित हो गया। इसी तरह से इस गली में 15 मकान हैं, तो मकान की विशेषता बता रहा है 15। 15 है संख्यावाचक शब्द और 15 को हम गिन भी सकते हैं,
निश्चित संख्या है, अनिश्चित संख्या नहीं है। तो इस तरह से निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होगा जो निश्चित संख्या का हमें बोध करवाते हैं। इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर 5 और 15 उदाहरण में दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक वो है जो अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। हमें पता नहीं होता कितनी संख्या है, हम उसे गिन नहीं सकते हैं, अनिश्चित होता है। जिस तरह से मैंने कि यहाँ उदाहरण देखा है, यहाँ पर देखिए कि कुछ बच्चे चंदा मांगने आए हैं। यहाँ पर बच्चे जो कि संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? कुछ। अब ये कुछ में कितने हैं हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कुछ क्या है? कोई निश्चित नहीं है। 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, निश्चित नहीं है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए कि महाविद्यालय में अनेक विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी की विशेषता क्या बताइए? अनेक। अब ये जो अनेक शब्द है निश्चित नहीं है, इसे हम गिन ही नहीं सकते। अनेक में कितने आते हैं, गिन नहीं सकते हम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कुछ, अनेक, ये जो शब्द है अनिश्चितता की ओर हमें संकेत करते हैं। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अगले भेद की तरफ। अगला भेद है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब आप देखिए परिमाण का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि वह विशेषण जो निश्चित या अनिश्चित मात्रा, नाप तोल का बोध कराते हैं। जिसे हम नाप तोल सकते हैं ना, तोला और नापा जाता है, जिसे आप इंची टेप से नाप सकते हैं, जिसे हम तोल सकते हैं। कोई द्रव्य पदार्थ होता है जिसे कि जैसे लीटर वगैरह में तोलते हैं, वो क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि पहलवान रोज 5 किलो दूध पीता है। यहाँ पर देखिए दूध की विशेषता क्या है? 5 किलो। अब आप ये कहेंगे कि ना ये संख्यावाचक है। नहीं, 5 किलो एक द्रव्य पदार्थ है। दूध, दूध किस में नापा जाता है? लीटर में नापा जाता है, ठीक है, परिमाण में नापा तोला जाता है। तो ये यहाँ पर क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। सेकंड उदाहरण है मेरा कि वह बाद में ढेर सारा घी पीता है। घी की विशेषता क्या है? ढेर सारा। घी भी किसमें? तोला और मापा जाता है, तो ठीक है, तोल में आता है। तो ये क्या होगा? यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब इस परिमाणवाचक विशेषण के भी संख्यावाचक विशेषण की तरह 2 भेद है। उसी तरह से निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की तरफ देखते हैं हम। जैसे एक इसका उदाहरण देखते हैं कि 10 मीटर कपड़ा दो। तो ये निश्चित है कि 10 ही लेना है, और कपड़ा क्या होता है? नापा जाता है। तो ये परिमाणवाचक है, और निश्चित है कि 10 मीटर कपड़ा ही देना है, अनिश्चित नहीं है। 2 लीटर दूध। अब दूध है, दूध को क्या किया जाता है? तोला जाता है लीटर में, ठीक है। तो ये 2 है, तो 2 को हम क्या कहेंगे? निश्चित संख्या है हमारे पास, निश्चित परिमाण है हमारे पास, निश्चित तोल है हमारे पास। तो ये क्या कहलाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब है अनिश्चित। अनिश्चित में क्या है? मुझे थोड़ा दूध दो। जैसे ऊपर वाले उदाहरण में मैंने लिखा है कि 2 लीटर दूध, ये तो निश्चित है। अब मैं इसकी जगह यूं लिख देती हूँ कि मुझे थोड़ा दूध दो। अब थोड़े का क्या मतलब होता है? कोई दूध है, परिमाणवाचक है, लेकिन थोड़ा दूध दो, थोड़े में कितना आता है? कोई मात्रा नहीं है, मात्रा का बोध नहीं करवा रहा है ये हमें, ठीक है, अनिश्चित है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम देखते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा का बोध करवाया जाता है, मात्रा, नाप, तोल का बोध करवाया जाता है। और संख्यावाचक में क्या होता है? संख्या का बोध करवाया जाता है, जिसे गिना जाता है। चलिए अगले उदाहरण में इन दोनों में अपने भेद देखते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे हम इन दोनों में अंतर समझ सकेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि परिमाणवाचक जो विशेषण होता है वो तोलने लायक संज्ञाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, और संख्यावाचक क्या होता है? गिनी जाने वाली, जिसे हम गिन सकते हैं, उन संख्याओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि मैंने अधिक केले खा लिए,
ठीक है। केले क्या होता है? गिनने वाली वस्तु होती है, ठीक है, संख्यावाचक है। संख्यावाचक में भी यदि हम देखें तो अधिक केले खा लिए, अनिश्चित है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। अब अगला है, मैंने लिखा है कुछ दूध मेरे लिए छोड़ दो। तो दूध क्या होता है? तोलने लायक चीज है, तो ये क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। थोड़ा घी लाना, थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक। घी है, घी क्या होता है? तोला जाता है मात्रा में। मोहन 5 केले खा गया, केलों की गिनती की जा सकती है, संख्यावाचक है। थोड़े बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को गिना जा सकता है। हाँ, ये अलग है कि थोड़े शब्द लिखा हुआ है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित संख्यावाचक। राम 5 किलो दूध पी गया। 5 किलो दूध, दूध क्या होता है? नापा तोला जाता है। 5 किलो निश्चित परिमाण वाचक। इस तरह से इन उदाहरणों से मैं मानती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर परिमाणवाचक होता है और कहाँ पर संख्यावाचक होता है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो परिमाणवाचक होता है वो तोलने, मात्रा, नाप तोल से संबंधित होता है, और जो संख्यावाचक होता है वो गिनने वाली वस्तुओं के लिए, गिनने वाली संख्याओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगले भेद की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला इसका भेद है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम होते हैं किंतु वो विशेषण के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। संज्ञा से पहले आकर विशेषता बताते हैं संज्ञा की, तो वो क्या होंगे? सार्वनामिक विशेषण। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है मैंने कि ये लड़का काफी चालाक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लड़का, लड़के से पहले क्या आ गया है? यह आ गया है, तो ये जो शब्द है वो लड़के की सर्वनाम है किंतु लड़के की विशेषता बता रहा है। मैंने सर्वनाम के चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ाया था कि यह, वह, ये जो शब्द होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, और मैंने आपको याद होगा ये भी बताया था कि इसके तुरंत बाद संकेतवाचक सर्वनाम का मैंने आपको बताया था, यह वह शब्द होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके तुरंत बाद संज्ञा नहीं होनी चाहिए। अगर आप संज्ञा लगा देते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। इसीलिए मैंने कई उदाहरण दिए थे, उसमें एक उदाहरण ये दिया था कि यह मेरी किताब है, ठीक है, तो वो संकेतवाचक सर्वनाम हुआ था। अब यहाँ पर देखिए सार्वनामिक विशेषण में क्या है कि लड़का जो है वो क्या है? संज्ञा शब्द है, उससे ठीक पहले यह क्या है? सर्वनाम है जो लड़के की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये सार्वनामिक विशेषण होगा। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है, वह आदमी बड़ा मेहनती है। वह शब्द क्या है? सर्वनाम है, आदमी की विशेषता बता रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण। उसी तरह से दो और उदाहरण है, किस पुस्तक को पढ़ूं। जो किस शब्द है वो क्या है? पुस्तक की विशेषता करवाता है और सर्वनाम है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। कोई आदमी मिलने आया है, तो कोई जो शब्द है वो विशेषण होता है और आदमी संज्ञा से पहले लगा हुआ है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम पढ़ते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की जो अवस्थाएं होता है, तुलना के विचार से विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है, यानी तुलना की जाती है तो 3 अवस्थाएं होती है। पहली इसकी अवस्था है मूल अवस्था। मूल अवस्था कि इसके अंतर्गत विशेषण का मूल रूप आता है। इस अवस्था में कोई तुलना नहीं की जाती है, जो मूल रूप है वही होगा। जैसे एक उदाहरण है कि रीना अच्छी लड़की है। अब इस वाक्य की किसी के साथ भी तुलना नहीं की जा रही है, रीना की किसी के साथ भी तुलना नहीं की जा रही है, तो ये क्या होगी? विशेषण की मूल अवस्था होगी। सेकंड इसकी आती है उत्तरा अवस्था कि जब दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में किसी चीज को लेकर अधिकता या उसकी न्यूनता की तुलना की जाती है ना, दो में तुलना की जाती है, वहां पर क्या होगी? उत्तरा अवस्था होगी। जैसे दो लड़कियां हैं, रीना और सीमा, ठीक है, उन दोनों के बीच में तुलना की जाती है, तो कैसे की जाती है कि रीना सीमा से अच्छी लड़की है,
तो इसमें क्या होता है, ये जो अवस्था होती है, उत्तरावस्था होती है, उसमें कारक चिन्ह कौन से प्रयोग में लाए जाते हैं, से और में, दो के बीच में ही। इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें केवल दो के बीच में ही तुलना की जाती है। अगली है उत्तमावस्था। ये विशेषण की क्या होती है, सर्वोत्तम अवस्था होती है, जब दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है और उनमें से एक को श्रेष्ठता या भिन्नता दी जाती है, वो उत्तमा अवस्था होती है। जिस तरह से आपने देखा कि उत्तरा अवस्था है, उसमें तो दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, और उत्तमा अवस्था क्या होती है, दो से अधिक होती है और उसमें किसी एक को श्रेष्ठता या भिन्नता दी जाती है, वो उत्तमा अवस्था होती है। जैसे कपिल सबसे अच्छा लड़का है, या फिर सर्वश्रेष्ठ भी बोल सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा। तो इस तरह से उत्तमा अवस्था में हम देखते हैं कि कई व्यक्तियों के बीच में किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, वो होती है उत्तमा अवस्था मानी जाती है विशेषण की। तो विद्यार्थियों की मैं आशा करती हूँ कि विशेषण के बारे में, उसकी परिभाषा, उदाहरण और उसके भेद, अवस्थाओं के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। मेरा ये जो वीडियो है आपको यदि पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। धन्यवाद।